माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आप लोग का एसआईटी फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जहां पे मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है कि जैसे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि गैलीलियो का जो कुछ एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, तो न्यूटन साहब क्या किए कि उसी को एक्सटेंड किए। ठीक है, उसी आइडिया को क्या किए, एक्सटेंड किए। तो देखिए इनका अगर पूरा नाम अगर बोला जाए तो देखिए ये तो बहुत सारे चीज़ दिए हुए हैं फिजिक्स में एंड मैथमेटिक्स में, तो इन्हीं के लिए इनको सर आइजैक न्यूटन बोला जाता है। ठीक है, सर लगा दिया गया है, मतलब ये बहुत सारे चीज़ को फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में दिए हैं। ठीक है, इसने इनको सर यहाँ पे लगा दिया गया है, सर आइजैक न्यूटन। देखिए इनका जन्म हुआ था 1642 में और डेथ हुआ था 1727 में। ठीक है, चलिए देखिए अब ये क्या किए थे कि मेड अबाउट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मोशन। मोशन का क्या किए कि सिस्टमैटिक स्टडी किए एंड एक्सटेंडेड द आइडिया ऑफ गैलीलियो। देखिए स्टडी ऑफ मोशन मतलब मोशन का एक सिस्टमैटिक स्टडी किए थे। ठीक है, मोशन का क्या किए थे, सिस्टमैटिक स्टडी किए थे, और गैलीलियो का जो आइडिया था तो उन्हीं को क्या किए, वो एक्सटेंड किए, मतलब उन्हीं को और क्या उन्हीं के आइडिया को क्या किए, वो अपने ढंग से मॉडिफाइड किए। ठीक है, तो जब मॉडिफाइड किए तो वो एक ऐसे स्टेज पे पहुँचे कि वो उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिया। ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक्चुअली वो लॉ उन्हीं के द्वारा, न्यूटन साहब के द्वारा ही दिया गया था, इसीलिए कहा गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, कि कम से कम जो भी स्टूडेंट उनके मरने के बाद जो भी स्टूडेंट जब भी पढ़े तो कम से कम ये ध्यान रखे कि जो लॉ ऑफ मोशन है वो लॉ ऑफ मोशन किन के द्वारा दिया गया है, न्यूटन्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, देयर आर 3 लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तीन लॉ है, तीन लॉ कौन कौन सा है। फर्स्ट को बोला गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड वाले को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये सब चीज़ दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, देखिए क्या बोलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या बताया जा रहा है आपका। देखिए दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरीबडी, देखिए ये क्या, ये लॉ स्टेट क्या करता है, स्टेटमेंट का क्या है कि एवरीबडी, जितना भी बडी होगा, ठीक है, कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है किसी स्टेट लाइन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अनलेस मतलब जब तक मतलब तब तक जब तक कि इस पे हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। देखिए कितना इजी सा लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि कोई भी बॉडी अगर आप कोई किसी बॉडी का बात कर रहे हैं तो वो बॉडी अगर आपका स्टेट में है तो अपने स्टेट के पोजीशन को मेंटेन करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में किसी स्टेट लाइन पाथ पे तो यूनिफॉर्म मोशन में स्टेट लाइन पाथ में मेंटेन करेगा। ठीक है, तब तक जब तक कि हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में किसी स्टेट लाइन पाथ पे तो यूनिफॉर्म मोशन में ही वो रहेगा तब तक जब तक कि हम लोग उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे घर में एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं कि जैसे टेबल पे आपके पास कोई बुक है रखा हुआ, ठीक है, ये टेबल हो गया, इस पे कोई अगर बुक रखा हुआ है तो ये बुक अगर टेबल पे रखा हुआ है तो ये तब तक अपने पोजीशन को मेंटेन करेगा जब तक कि इस पे कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ से इसको उठा करके कहीं पे दूसरी जगह रखते हैं तभी ये बुक वहाँ पे जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं रखेंगे तो ये बुक यही रहेगा, इसका मतलब बुक क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो अपने पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही था कि कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को मेंटेन करेगा। ठीक है, चाहे वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है, तब तक जब तक कि हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। चलिए अब ये देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका 3 पार्ट कंटेन करता है। फर्स्ट पार्ट क्या यहाँ पे बोल रहा है कि कोई बॉडी अगर आपका फर्स्ट पार्ट सेज दैट ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब पहला पार्ट आपका ये बोल दिया। देखिए इसी को हम एक्सटेंड कर दिए। पहला पार्ट आपका ये बोल दिया कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल दिया यहाँ पे, सेकेंड पार्ट सेज दैट ए बॉडी इन इट्स मोशन कंटिन्यूज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है स्ट्रेट लाइन पाथ पे तो वो अपने मोशन को मेंटेन करेगा स्ट्रेट लाइन पाथ पे। और थर्ड आपका क्या बोल रहा है, ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन कांट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय ऑन। मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में यूनिफॉर्मली अगर बॉडी अगर मूव ऑन कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे तो अपने डायरेक्शन को वो चेंज नहीं कर सकता है खुद में। ठीक है, बाय ऑन का मतलब क्या हुआ,
वो खुद में अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो भाई कैसे डायरेक्शन को चेंज करेगा? जब हम लोग क्या करेंगे, उस बॉडी पे एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे, उस बॉडी पे कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तब जाके क्या होगा कि वो बॉडी अपने जो मूविंग में था तो वो अपने डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज कर लेगा। तो यही 3 पार्ट है। ये 3 पार्ट में क्या हुआ, पहला पार्ट आपका कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, और तीसरा है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे, तो अपने डायरेक्शन को तब तक नहीं चेंज करेगा, अपने डायरेक्शन को वो खुद में चेंज नहीं करेगा। ये तीनों के चेंजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, किसी न किसी तरह से एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई करना ही पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, इन तीनों में चेंजिंग आएगा। तो यही था आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि आपका कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और अगर मोशन में है और अपने डायरेक्शन को तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कि क्या होगा, हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन्स, देखिए इसमें और क्या बोल रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। देखिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या चीज़ को डिफाइन किया, फोर्स को डिफाइन किया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है वो ऑलवेज क्या चीज़ को डिफाइन करेगा, फोर्स को डिफाइन करेगा। और यही चीज़ आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ना है कि न्यूटन तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करके चले गए, लेकिन फोर्स जो किसी बॉडी पे लगेगा, ठीक है, जैसे किसी बॉडी पे, जैसे मान के चले यही कोई बॉडी है, देखिए ये आपके पास कोई बॉडी है, इस बॉडी पे जैसे कोई स्टूडेंट अगर कोई फोर्स लगा रहा है, कुछ फोर्स लगाएगा, तो वो पूछेगा ना कि सर कितने न्यूटन का फोर्स लगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, जैसे हम बोलते हैं क्या 10 न्यूटन बोलते हैं, जैसे बोलते हैं क्या 50 न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, वो बस किस चीज़ को डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन किया, ठीक है। बट किसी बॉडी पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो उस बॉडी पे कितने न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट होगा, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड जो है वो आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव हुआ है, ठीक है। जहाँ पे आप लोग पढ़ते होंगे, ऐसा कुछ आप लोग पढ़ते होंगे, F = मास इंटू एक्सलेरेशन। तो यही आपका क्या होगा, सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला लॉ आपका जो होगा, फर्स्ट लॉ आपका मोशन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या किया, फोर्स को डिफाइन किया, ठीक है। चलिए फोर्स को डिफाइन किया, मतलब एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन दिया। अब देखिए क्या दिया यहाँ पे, देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ए बॉडी एट रेस्ट। देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, ए बॉडी एट रेस्ट, या तो कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगा, और या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अनलेस तब तक जब तक कि हम लोग कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये एक्चुअली आपका क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट फोर्स इज एन एजेंसी। एजेंसी का मतलब क्या हुआ, पुल और पुश, ठीक है। आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो एजेंसी का मतलब क्या होता है, हाँ, आप लोग एजेंसी का मतलब ये मत समझिएगा कि वो जो बाइक का जो एजेंसी होता है वो बोला, ठीक है, एक वो भी एजेंसी होता है, और एक फिजिक्स में हम लोग ऐसे भी बोलते हैं। एजेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, पुल और पुश हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि कोई बॉडी, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है और या तो कोई बॉडी अगर मोशन में है, तो वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करेगा, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करेगा, कब तक, जब तक कि हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली आपका क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट ए फोर्स इज एन एजेंसी, मतलब फोर्स क्या हुआ, एक एजेंसी हुआ जो चेंजेस करता है द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग फोर्स लगा के ही क्या कर सकते हैं, उस बॉडी के स्टेट में चेंजिंग ला सकते हैं। मतलब फोर्स से क्या हो गया, आपका एक एजेंसी हुआ, ठीक है। सो हेंस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स ए क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग के पास जो न्यूटन का है, वो उससे क्या मिलता है, एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स निकलता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो क्या करता है, किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में चेंजिंग लाता है या लाने की चेष्टा करता है, ठीक है। बात यहाँ तक, चलिए तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। बट किसी बॉडी पे फोर्स जो लगेगा, उस बॉडी पे फोर्स लगने के बाद जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव करेंगे, F = ma से करेंगे। बट फोर्स को डिफाइन किया है कौन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए फिर देखिए, फिर नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, न्यूटन्स, ये तो आपका क्लियर हो गया,
चलिए नेक्स्ट आपका बोल रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज इनर्सिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग इनर्सिया भी बोलते हैं। अब देखिए इनर्सिया का मतलब क्या होता है, ठीक है, कई बार आपको पूछ दिया कि लॉ ऑफ इनर्सिया क्या है, तो लॉ ऑफ इनर्सिया का मतलब क्या हो जाएगा आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होगा, ठीक है। अब इनर्सिया का मतलब क्या है, इनर्सिया कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का एक ऐसा इनएबिलिटी जो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता। जैसे कैसे इसको बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, ये तो आपको समझ में आ गया कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्सिया, ठीक है, या इनर्सिया ही बोल सकते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज इनर्सिया, सॉरी लॉ ऑफ इनर्सिया होगा, लॉ ऑफ, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, लॉ ऑफ इनर्सिया, ठीक है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को उनको और किस नाम जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्सिया नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनर्सिया क्या होता है आपका, इनर्सिया ऑफ ए बॉडी इज़ द इनएबिलिटी। देखिए इनएबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी का मतलब तो जानता है, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता होता है, ठीक है, मतलब वो आदमी काम कर सकता है, उसके एबल है। और इनएबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, जो आदमी उस काम को नहीं कर सकता है, ठीक। तो इनर्सिया जो होता है किसी बॉडी का इनएबिलिटी है, मतलब वो एबल नहीं है, ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इट्सेल्फ कहने का मतलब क्या हुआ, खुद में क्या कर सकता है, अपने इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन चेंज नहीं कर सकता है। मतलब कोई बॉडी अगर कंटिन्यूसली अगर आपका कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे, ठीक है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली मूव करेगा, ठीक है। कोई बॉडी अगर कहीं पे रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, ठीक है, वो आपका चेंज नहीं हो सकता है, इटसेल्फ चेंज नहीं हो सकता है। तो यही आपका क्या शो करता है, इनर्सिया शो करता है। तो वही इनर्सिया का मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हूँ कि इनर्सिया जो होगा किसी बॉडी का वो क्या होगा, इनएबिलिटी होगा, जिस कारण कोई बॉडी क्या करेगा, बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब बॉडी जो होगा अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और या तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन वो खुद में चेंज नहीं कर सकता है। तो खुद में नहीं चेंज करेगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो वही चीज़ आपका क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही होता है किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या उस बॉडी के यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म मोशन में चेंज लाने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ आपका यहाँ इनर्सिया है, तो हम इसको न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्सिया नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनर्सिया का मतलब भी आपको समझ में आ गया कि कोई बॉडी जो होगा वो खुद में क्या हो सकता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन जो अलोंग स्ट्रेट लाइन है वो चेंज नहीं कर सकता है। मतलब उसको चेंज करने के लिए कोई ना कोई आपका एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही, ठीक है। या इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं आप द इनहेरिटेंस। देखिए आप लोग बायो पढ़ते होंगे, ठीक है, तो बायो पढ़ते होंगे तो आप लोग हेरिडिटी वगैरह पढ़े होंगे, जो आई थिंक जैसे फादर में जिस तरह का कैरेक्टर है उस तरह का कैरेक्टर आई थिंक सन में भी होता है, ठीक है। मतलब जेनेटिक आपका क्या होता है, जेनेटिक क्वालिटी होता है, ठीक है। तो जैसे जो फादर में कैरेक्टर है वो आपका सन में भी कैरेक्टर होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब इसको अगर आप ऐसे समझेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनहेरिटेंस का मतलब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है आपका, जेनेटिक क्वालिटी, एक मिनट, जेनेटिक क्वालिटी कहने का मतलब क्या हुआ, जो क्वालिटी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे जो क्वालिटी फादर में होता है वो क्वालिटी क्या होता है, सन में होता है। बायो आप लोग पढ़ते होंगे, आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब कि इनर्सिया को एक और तरीके से डिफाइन किया गया है, दोनों का मतलब वही है, ठीक है। द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, किसी मटेरियल का इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मतलब क्या बोलते हैं उसको, वही जो जेनेटिक क्वालिटी, बाय वर्च्यू ऑफ विच, वर्च्यू का मतलब देखिए क्या होता है, गुण, VIRTUE, वर्च्यू का मतलब क्या होता है, गुण होता है। तो आप लोग पूछेंगे सर अवगुण का क्या होता है, तो लिख लीजिए वाइस आई थिंक यहाँ तक दिख जाना चाहिए, कोई नहीं, साउंड तो प्रॉपर्ली सुनाई दे रहा होगा। वर्च्यू का मतलब क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, और वाइस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अवगुण हो जाएगा। अवगुण मतलब वही दोष। चलिए इसको भी नोट कर ही दीजिएगा आप लोग।
तो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, किसी मटेरियल का इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मतलब एक जेनेटिक क्वालिटी, बाय वर्ची ऑफ विच, जिस गुण के कारण इट कांट चेंज बाय इटसेल्फ, ये खुद में चेंज नहीं होगा। क्या चीज़ नहीं चेंज करेगा? इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि आपका किसी मटेरियल का इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, एक जेनेटिक क्वालिटी है, जिस गुण के कारण क्या करेगा, कोई बॉडी जो होगा अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में चेंजिंग नहीं ला सकता है। मतलब चेंजिंग लाने के लिए आपको फोर्स का ज़रूरी पड़ेगा ही। आप जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक ये आपका वही पोजीशन को मेंटेन करेगा। तो यही आपका इनर्शिया है। मैंने दोनों तरीके से डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ इन स्ट्रेट लाइन, आप लोग देख लीजिएगा, हो सके तो नहीं देखे तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्या है, नोट में देखिए तो यहाँ पे नोट में क्या है, नोट फर्स्ट आपका क्या बोल रहा है कि इनर्शिया वाज फर्स्टली यूज्ड बाय गैलीलियो। देखिए इनर्शिया जो वर्ड है सबसे पहले कौन यूज किए थे? गैलीलियो यूज किए थे। सेकेंड आपका क्या है कि इनर्शिया मीन्स रेसिस्टेंस। देखिए रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपोज करना। आप लोग पढ़े होंगे रेसिस्टेंस का मतलब, तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपोज करना या विरोध करना। तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं अपोज। ठीक है, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपोज। तो इनर्शिया का मतलब ही होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपोज करना। मतलब कोई बॉडी अगर स्टेट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है, वो अपने आप वो चेंजिंग नहीं ला सकता है, उसको चेंजिंग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही चीज़ आपका इनर्शिया जो होगा वो अपोज करता है। ठीक है, इनर्शिया का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस, वो अपोज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? थर्ड, द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, किसी बॉडी का जो इनर्शिया होगा वो इनर्शिया किससे मेजर्ड होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से मेजर्ड होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है तो उस बॉडी में हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। किसी बॉडी का इनर्शिया कम है तो वहाँ पे कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है, द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। अगर किसी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है इट मीन्स डैट कि वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। किसी बॉडी का इनर्शिया कम है तो इट मीन्स डैट कि वहाँ पे आपको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं डैट इज, अर्थात लार्जर द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। मतलब कि आपका इनर्शिया जो होगा किसी बॉडी का वो मेजर्ड होगा आपके क्या चीज़ से? फोर्स से मेजर्ड होगा। और फोर्स बेसिकली क्या है? यहाँ देखिए, फोर्स का मतलब क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन। इसका मतलब फोर्स क्या है? डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? मास के प्रोपोर्शनल है। मतलब किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा इसका मतलब उस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं, क्या चीज़ का बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। जैसे देखिए अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अभी हम क्या बताएं कि किसी बॉडी का जो इनर्शिया होगा वो मेजर्ड होता है क्या चीज़ से? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से। एक मिनट, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहने का मतलब क्या होता है? इक्वल टू ma होता है। तो फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली मास के प्रोपोर्शन हो गया। मतलब किसी बॉडी का ज़्यादा मास होगा इसका मतलब उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। जैसे अगर आप एक ट्रक का बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ट्रक का बात करिएगा और एक अगर आप साइकिल का बात करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रक क्या होता है? ट्रक का मास क्या होता है? ये हो जाएगा आपका, ये ट्रक का मास m1 हो गया और ये साइकिल का मास m2 हो गया। अब बताइए, आप ही लोग बताइए थोड़ा सा, ट्रक और साइकिल में आपका ट्रक का मास काफ़ी ज़्यादा होगा। कैसा भी साइकिल होगा तो कभी क्या ट्रक के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ट्रक का मास क्या है कि बहुत ज़्यादा है। तो ट्रक का मास अगर बहुत ज़्यादा m1 क्या है? m2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होगा। हम बोल सकते हैं क्या? इनर्शिया IT का मतलब क्या हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ ट्रक इज हाइयर देन इनर्शिया ऑफ क्या हो जाएगा? साइकिल। ठीक है, तो कहने का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर आपका किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, ठीक है, किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उस बॉडी का इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे ट्रक का मास अगर ज़्यादा है, ट्रक का मास अगर m1 है, साइकिल का मास अगर m2 है, तो ऑब्वियसली ट्रक का मास जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा साइकिल के मास से, क्योंकि ट्रक में तो हम लोग बहुत सारे साइकिल को रख सकते हैं। ठीक है,
तो ट्रक का मास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा। तो ट्रक का मास अगर बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू साइकिल, तो हम कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ ट्रक, IT का मतलब क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ ट्रक क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ साइकिल से काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मतलब इनर्शिया जो का मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जो बॉडी ज़्यादा हैवियर होगा उस बॉडी का मास क्या होगा आपका, वो कुछ उस बॉडी का इनर्शिया क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पे एक और बात लिख लीजिएगा, inertia of a body is directly proportional। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब बढ़ाने में बढ़ेगा, घटाने में घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी, मतलब I फॉर इनर्शिया, और इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी। ये बॉडी का मास है। ठीक है, जैसे अगर आप एक ट्रक का एग्जांपल ले लीजिए, ये ट्रक है और ये साइकिल है, तो ऑब्वियसली ट्रक का मास ज़्यादा होगा। इसको बोल देंगे M ब्रैकेट में T, इसको बोल देंगे M ब्रैकेट में C। ठीक है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ ट्रक, ये हो जाएगा मास ऑफ क्या चीज़, साइकिल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इनर्शिया ऑफ ट्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ साइकिल से बड़ा होगा, क्योंकि ट्रक को आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए क्या चीज़, उसको मूव करवाने के लिए। ठीक है, और साइकिल को तो आप आसानी से थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो साइकिल क्या होगा, मूव ऑन हो जाएगा। बट ट्रक के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए उसको मूव ऑन कराने के लिए। तो इनर्शिया ऑफ ट्रक क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ कार मतलब साइकिल से क्या होगा, बड़ा होगा। इवन कार से भी हो सकता है, क्योंकि कार भी तो क्या होता है, छोटा होता है, उसका मास भी कम होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ ट्रक क्या होगा, इनर्शिया ऑफ कार से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ पे मैं इनर्शिया के बारे में और भी कुछ बताऊंगा कि इनर्शिया का कितना टाइप होता है, इनर्शिया का जो टाइप होता है उसमें कौन सा एग्जाम्पल्स आएंगे। ठीक है, तो और भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।